साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे खान मंत्रालय के तहत अर्थात माइन मिनिस्ट्री के तहत खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड विदेशों में खनिज परिसंपत्तियों की प्राप्ति की संभावनाओं की खोज हेतु विभिन्न देशों के साथ सहयोग कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की बात करें तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड या शॉर्ट में कहें तो KAVIL यह एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इसकी स्थापना 3 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की भागीदारी से की गई। अब ये 3 उद्यम कौन से हैं? पहला है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको, दूसरा है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL और तीसरा है मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड MECL। तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को महत्वपूर्ण और सामरिक प्रकृति की विदेशी खनिज परिसंपत्तियों जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, नियोडिमियम, अन्य दुर्लभ मृदा तत्वों इत्यादि की पहचान और प्राप्ति के लिए अधिदेशित किया गया है। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड पहले से ही ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, बोल्विया और चिली जैसे देशों के साथ कार्य कर रहा है। ये जो देश हैं ये महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिजों के भंडारों से संपन्न है। ये जो इनिशिएटिव है इसका महत्व क्या है? तो इसका महत्व पहला है खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करना, साथ ही महत्वपूर्ण एवं सामरिक खनिजों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना आत्मनिर्भर भारत के तहत। दूसरा पॉइंट ई गतिशीलता, नवीकरणीय ऊर्जा, चिकित्सा, एरोस्पेस, विमानन इत्यादि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करना। तो ये 2 इसके इंपॉर्टेंट महत्व हैं। अब यदि हम बात करें महत्वपूर्ण और सामरिक खनिज के बारे में, ये क्या है? तो देखिए, एक खनिज को महत्वपूर्ण के रूप में तब चिन्हित किया जाता है जब आपूर्ति की कमी और अर्थव्यवस्था पर संबंधित प्रभाव का जोखिम अन्य कच्चे माल की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होता है। इन खनिजों को विकल्पों की सीमित उपलब्धता और उच्च प्रौद्योगिकी युक्त उत्पादों जैसे कि हाइब्रिड कारों, विंड टरबाइन, मैग्नेट एवं रक्षा उपकरणों में उनकी मांग के कारण सामरिक कहा जाता है। ऐसे खनिजों की उपलब्धता से जुड़े मुद्दे भी हैं, जैसे जटिल वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, इसमें उच्च स्तर का एकाधिकार क्योंकि कुछ ही देशों के पास इस तरह के खनिज हैं। घरेलू कारकों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों में बाधाओं के कारण आपूर्ति जोखिम इत्यादि इससे संबंधित चुनौतियां हैं या मुद्दे हैं। अब यहाँ पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण खनिजों और सामरिक खनिजों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेबल में आपके 12 महत्वपूर्ण खनिज हैं। कौन से? बेरिलियम, जर्मेनियम, दुर्लभ मृदा तत्व, ये भारी एवं हल्के होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। रेनियम, टैंटलम, ग्रेफाइट, जिरकोनियम, क्रोमियम, लाइमस्टोन, नियोबियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंसियम। सामरिक खनिज की बात करें तो यहाँ पर आपको 16 प्रकार के सामरिक खनिजों को बताया गया है। इसमें एंटीमनी, मोलिब्डेनम, बोरेट्स, निकिल, क्रोमियम, कोबाल्ट, सिल्वर, कॉपर, टाइटेनियम, हीरा, टंगस्टन, जर्मेनियम, बेनेडियम, लिथियम, जिंक, अन्य दुर्लभ मृदा तत्व। आगे चलते हैं। अगला है शिक्षा मंत्रालय ने सर्वोत्तम विकसित शिक्षा प्रौद्योगिकी अर्थात एडटेक समाधान प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन नीट 3.0 लॉन्च किया है। तो देखिए, प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन या इंग्लिश में कहें तो नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी या शॉर्ट में नीट 3.0 देश के छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान और विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एकल मंच के रूप में कार्य करेगा। इसके कुछ उद्देश्य हैं, जैसे पहला, शिक्षा क्षेत्र में सर्वोत्तम विकसित तकनीकी समाधान प्रदान करना। दूसरा, शिक्षार्थियों की सुविधा के लिए एकल मंच पर युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना। इसके अतिरिक्त ये समाधान बेहतर सीखने के परिणामों और संबद्ध क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए व्यक्तिगत एवं अनुकूलित सीखने के अनुभव हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। प्रथम चरण के दौरान केवल अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा अनुमोदित भारत के सरकारी कॉलेजों में एक पायलट चरण के रूप में एक पोर्टल लॉन्च किया गया था। नीट 3.0 और एडटेक के लाभ क्या हैं? पहला, विशेषकर आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के मध्य डिजिटल डिवाइड समाप्त करने में मदद मिलेगी। दूसरा, डायरेक्ट टू द डिवाइस मॉडल का उपयोग करके स्केल एंड स्पीड को सक्षम बनाया जा सकेगा। तीसरा,
भौगोलिक बाधाओं को समाप्त किया जा सकेगा। इससे छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। चौथा, इसके तहत शिक्षक दूरस्थ रूप से प्रबंधन करते हुए सुविधाकर्ता और क्यूरेटर की भूमिका का निर्वहन करेंगे। संबंधित सुर्खियों में जो चीजें नहीं है, इसमें भारत ने क्षेत्रीय भाषाओं में AICTE द्वारा निर्धारित तकनीकी पुस्तकें भी लॉन्च की हैं। इसके फायदे क्या हैं? क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताओं में से एक है और विविध भाषाएं एक अभिनव समाज के निर्माण में जमीनी स्तर पर मदद करती हैं। आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय ने इनर लाइन परमिट ILP व्यवस्था पर केंद्र और मणिपुर सरकार को नोटिस जारी किया है। तो देखिए, न्यायालय ने मणिपुर में इनर लाइन परमिट प्रणाली के विस्तार की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र और मणिपुर सरकार से उत्तर की मांग की है। याचिका में केंद्र के एक निर्णय को चुनौती दी गई। केंद्र ने वर्ष 2019 में राष्ट्रपति द्वारा जारी एक आदेश के माध्यम से मणिपुर में इनर लाइन परमिट व्यवस्था का विस्तार करने का निर्णय लिया था। याचिका में तर्क दिया गया है कि इनर लाइन परमिट राज्य को गैर स्थानीय लोगों या जो मणिपुर के स्थायी निवासी नहीं है के प्रवेश और निकास को प्रतिबंधित करने के लिए अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है। साथ ही याचिका के अनुसार इनर लाइन परमिट अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। यदि हम लोग इनर लाइन परमिट की बात करें तो यह एक आधिकारिक दस्तावेज या परमिट है। यह बाहरी लोगों को सीमित अवधि के लिए संरक्षित क्षेत्रों की यात्रा करने हेतु दिया जाता है। इसे अंग्रेजों ने वर्ष 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत लागू किया था। इनर लाइन परमिट को पहाड़ी राज्यों में सीमित जनजातीय आबादी की जनसांख्यिकी, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक अखंडता की रक्षा करने के साधन के रूप में देखा जाता है। विदेशियों को इन क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने के लिए एक संरक्षित क्षेत्र परमिट, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट PAP की आवश्यकता होती है। यह घरेलू पर्यटकों को लिए आवश्यक इनर लाइन परमिट से भिन्न होती है। यहां ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम के बाद मणिपुर चौथा राज्य जहां इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्य देशों ने परमाणु युद्ध टालने का संकल्प लिया है। ये एक संयुक्त वक्तव्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों ने भी भविष्य में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु युद्ध को टालने का संकल्प लिया है। ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। इन देशों ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अप्रसार, निरस्त्रीकरण एवं हथियार नियंत्रण समझौतों व प्रतिबद्धताओं के संरक्षण तथा अनुपालन के महत्व पर भी बल दिया है। यह संयुक्त वक्तव्य परमाणु हथियार अप्रसार संधि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT की 5 वर्षीय समीक्षा सम्मेलन, जो कि अब स्थगित हो गया है, से पहले आया है। NPT अर्थात परमाणु हथियार अप्रसार संधि को वर्ष 1970 में लागू किया गया था, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य थे। कौन कौन से? पहला है परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को बाधित करना। दूसरा, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। तीसरा, निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना। यहां ध्यान देने वाली बात है कि भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया NPT के हिस्सेदार नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। परमाणु प्रसार को बाधित करने और परमाणु निरस्त्रीकरण में प्रगति को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु कुछ अन्य बहुपक्षीय संधियां, जैसे पहला है आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी PTBT, वायुमंडल में, बाहरी अंतरिक्ष में और जल के भीतर परमाणु हथियार परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है। भारत ने इसकी पुष्टि कर दी है। दूसरा, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT, सभी परमाणु हथियारों के परीक्षण विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती। इसे वर्ष 1996 में हस्ताक्षरित किया गया था, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। तीसरा है परमाणु हथियार निषेध संधि, ट्रीटी ऑन द प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स TPNW में किसी भी परमाणु हथियार गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। भारत इस परमाणु हथियार निषेध संधि का हिस्सा नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। रिलायंस जियो को विश्वसनीय विक्रेताओं से 5G उपकरण खरीदने की स्वीकृति मिली है। देखिए, यह जियो को विभिन्न विक्रेताओं से उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। इन विक्रेताओं में एरिक्सन,
नोकिया नेटवर्क्स, सिस्को व डेल शामिल है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS ने इन्हें विश्वसनीय स्रोत के रूप में घोषित किया है। हाल ही में HFCL लिमिटेड को भी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS से विश्वसनीय स्रोत के रूप में स्वीकृति प्राप्त हुई है। जून 2021 में सरकार ने ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल TTP लॉन्च किया था। इसका लक्ष्य विश्वसनीय उत्पादों को स्वीकृति प्रदान करना है। इसे दूरसंचार सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क में स्थापित कर सकते हैं। विश्वसनीय उत्पाद वे उपकरण हैं जिनके महत्वपूर्ण घटक और स्वयं उत्पाद ही विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। TTP अर्थात ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल को दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। NSDTS अर्थात दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश को वर्ष 2020 में अनुमोदित किया गया था। इसका उद्देश्य गैर मित्र देशों से ऐसे दूरसंचार उपकरणों की स्थापना को नियंत्रित करना है जो देश की सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। NSDTS अर्थात दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश के तहत सरकार देश के दूरसंचार नेटवर्क में स्थापना के लिए विश्वसनीय स्रोतों और विश्वसनीय उत्पादों की एक सूची घोषित करती है। यह सूची उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता में दूरसंचार पर राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की मंजूरी के आधार पर निर्धारित की जाएगी। इसके अतिरिक्त निर्देशों में घरेलू अभिकर्ताओं द्वारा निर्मित दूरसंचार उपकरणों को विश्वसनीय श्रेणी के योग्य घोषित करने संबंधी प्रावधान भी किए गए हैं। आगे चलते हैं। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफलाइन डिजिटल भुगतान के लिए रूपरेखा जारी की है। तो देखिए, यह रूपरेखा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत जारी की गई है। ऑफलाइन भुगतान की यदि बात करें तो यह एक ऐसे लेनदेन को संदर्भित करता है जिसे प्रभावी होने के लिए इंटरनेट या दूरसंचार कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होती है, वो आपका ऑफलाइन भुगतान होगा। इसमें अधिकृत भुगतान प्रणाली ऑपरेटर्स और अर्थात PSO और भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों PSP के लिए कुछ शर्तों के साथ कार्ड, वॉलेट या मोबाइल डिवाइस जैसे कोई भी माध्यम या साधन शामिल है। इस रूपरेखा का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना है। इसके तहत 2000 रुपये की कुल सीमा के साथ प्रति लेनदेन 200 रुपये तक के ऑफलाइन भुगतान की अनुमति प्रदान की गई है। इस नए फ्रेमवर्क के अंतर्गत छोटे मूल्य के भुगतान कार्ड, वॉलेट, मोबाइल डिवाइस आदि का उपयोग करके आमने सामने अर्थात फेस टू फेस मोड पर किए जा सकते हैं। इस तरह के लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक AFA की आवश्यकता नहीं होगी। शिकायत निवारण के लिए RBI की एकीकृत लोकपाल योजना लागू होगी। ऑफलाइन मोड भुगतान के लाभ क्या हैं? कम गति या बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले दूर दराज के क्षेत्रों में खुरदुरा डिजिटल भुगतान को सक्षम करेगा। दूसरा, डिजिटल भुगतान तंत्र को बढ़ावा देगा और भुगतान प्रणाली में तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा। आगे चलते हैं, जो सुर्खियों में चीजें रही हैं उनकी बात कर लेते हैं। दिसंबर महीने के लिए माल निर्यात के अब तक के सबसे विशाल आंकड़े आए हैं। देखिए, दिसंबर 2021 के आरंभिक आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 में भारत का माल निर्यात 27.29 अरब अमेरिकी डॉलर था। यह अब तक की सबसे अधिक मासिक उपलब्धि है। यह दिसंबर 2019 की तुलना में 37.55% और दिसंबर 2020 की तुलना में 37% की वृद्धि दर्शाता है। व्यापार घाटा की बात करें तो यह अप्रैल दिसंबर 2021 में 143.97 अरब अमेरिकी डॉलर था। दिसंबर माह में व्यापार घाटा 21.99 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C, तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने I4C अर्थात भारतीय साइबर अपराध समन्वय की निम्नलिखित नियमावली और एक समाचार पत्रिका जारी की है। साइबर स्पेस के लिए जो दो नियमावली दो हैं, साइबर स्पेस के लिए साइबर स्वच्छता, इसके साथ क्या करें और क्या ना करें, मूल नियमावली। दूसरा, साइबर स्पेस के लिए साइबर स्वच्छता, क्या करें और क्या ना करें, उन्नत नियमावली। तो दो प्रकार की नियमावली, मूल नियमावली और उन्नत नियमावली। त्रैमासिक समाचार पत्रिका जिसका नाम है साइबर प्रवाह। इसका उद्देश्य साइबर अपराधों और साइबर अपराध शब्दावली आदि के प्रति जागरूकता पैदा करना है। गृह मंत्रालय के तहत I4C केंद्रीय स्तर पर समन्वय के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। यह साइबर अपराधों से निपटने के लिए राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों को सहयोग करता है। यह साइबर अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच एवं अभियोजन में शैक्षणिक समुदाय, उद्योग,
जनता व सरकार को एक साथ लाता है। I4C के 7 घटक हैं कौन से? राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, संयुक्त अरब अपराध जांच दल के लिए प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय साइबर अपराध फॉरेंसिक प्रयोगशाला तंत्र, राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र, साइबर अपराध तंत्र प्रबंधन इकाई, राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान और नवाचार केंद्र, राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई। आगे चलते हैं। फसलें जो हैं वो शीतलन प्रभाव पैदा करती हैं। नए अध्ययन के अनुसार वार्षिक फसलों को 12 मासी जैव ऊर्जा फसलों में परिवर्तित करने से उन क्षेत्रों पर शीतलन प्रभाव पैदा हो सकता है जहां उन फसलों की खेती की जाती है। बड़े पैमाने पर जैव ऊर्जा फसलों की खेती के 50 वर्षों के बाद वैश्विक वायुमंडल तापमान में 0.03 से लेकर के 0.08 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। बड़े पैमाने पर जैव ऊर्जा फसलों की खेती वैश्विक स्तर पर एक जैव भौतिक शीतलन प्रभाव को प्रेरित करती है। साथ ही यह प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस प्रवाह पर द्वितीयक प्रभाव उत्पन्न करती है। जैव ऊर्जा फसलों को जैव ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाने वाली पादप सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है। जैव ऊर्जा की बात करें तो यह जैविक स्रोतों जैसे कि लकड़ी व फसलों या पशु अपशिष्ट से प्राप्त ऊर्जा है। आगे चलते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष PMNRF के बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ में मारे गए व घायल हुए लोगों के लिए PMNRF प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना वर्ष 1948 में पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की सहायता के लिए सार्वजनिक योगदान के लिए या योगदान से की गई थी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष धनराशि का इस्तेमाल अब बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसे प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। इसमें व्यक्तियों, संगठनों, ट्रस्टों, कंपनियों और संस्थानों आदि से स्वैच्छिक योगदान स्वीकार किया जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष को दी गई दान राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। आगे बात करते हैं पेरोव्स्काइट आधारित उपकरण की। तो हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गुवाहाटी ने बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनलों को अधिक कुशल, सस्ता और फिर से उपयोग करने योग्य बनाने का तरीका खोजा है। इस तरीके में हाइब्रिड पेरोव्स्काइट आधारित सौर या फोटोवोल्टिक उपकरणों को स्थिर किया जाएगा या किया जाता है। पेरोव्स्काइट आधारित उपकरणों को अत्यधिक उपयोग की जाने वाली अर्धचालक सामग्री माना जाता है क्योंकि ये सस्ते और निर्माण में आसान होते हैं। पेरोव्स्काइट सामग्री परिवेशी अर्थात आर्द्रता और ऑक्सीजन स्थितियों के प्रति बहुत अस्थिर होती हैं। इसका कारण उनका व्यवसायीकरण जो होता है वो बाधित होता है क्योंकि ये बहुत अस्थिर होती हैं। आगे बात कर लेते हैं रानी वेलु नचियार के बारे में, जिनका जन्म 3 जनवरी 1730 को हुआ था और मृत्यु 25 दिसंबर 1796 को हुआ था। देखिए, रानी वेलु नचियार रामनाथपुरम के राजा चेल्लामुत्तु विजय रघुनाथ सेतुपति की पुत्री थी। उन्हें वीरमंगई, तमिल में इसका अर्थ होता है बहादुर महिला, तो वीरमंगई के नाम से भी जाना जाता था। वह वर्ष 1780 से 1790 तक शिवगंगा रियासत, जो वर्तमान में तमिलनाडु में है, की भी रानी थी। इनके व्यक्तित्व के गुणों की बात करें तो वह कई भाषाओं जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू आदि में दक्षता सहित एक प्रशिक्षित सेनानी थी। उनका अदम्य साहस, बहादुरी और मजबूत संकल्प महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। महत्वपूर्ण योगदान क्या था? उन्होंने वर्ष 1780 में अंग्रेजों के खिलाफ हैदर अली के साथ गठबंधन किया था। वह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध घोषित करने वाली पहली रानी थी। आगे बात करते हैं संत कुरियाकोस एलियास चावरा के। इनका जन्म 10 फरवरी 1805 को हुआ था। इनकी मृत्यु 3 जनवरी 1871 को हुई। इन्हें चावरा पिथावु के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म कैनाकारी केरल में हुआ था। वह शीरो मालाबार चर्च से संबंधित थे और वर्ष 1829 में संत बने थे। इनके व्यक्तित्व के गुणों की बात करें तो यह एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक और सामाजिक नेता थे। वह करुणा, सहिष्णुता एवं मानवता के गुणों के लिए विख्यात थे। इनके महत्वपूर्ण योगदानों की बात करें तो पहला है शिक्षा के लिए वर्ष 1846 में मन्नानम
में संस्कृत विद्यालय आरंभ किया। केरल में प्रथम गैर सरकारी प्रेस की स्थापना की थी। 19वीं शताब्दी में आध्यात्मिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक सुधारों की दिशा में कार्य किया था। इन्होंने पल्ली कुंडम की अवधारणा आरंभ की थी। इसमें प्रत्येक पैरिश अर्थात पादरी का क्षेत्र अथवा पल्ली पैरिश चर्च के साथ एक स्कूल की स्थापना की जाती है। इसमें आगे बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों की, तो सूडान जिसकी राजधानी खार्तूम है। तो देखिए इसकी राजनीतिक सीमाओं की बात करें तो यहाँ मैप में आप देख भी सकते हैं। तो ये 7 देश कौन से हैं, आप पॉज करके 7 देशों को मैप में देख सकते हैं। यहाँ नाम बोल दे रहा हूँ। इसमें लीबिया, मिस्र, चाड, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, दक्षिण सूडान, इथोपिया और इरिट्रिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वर्ष 2011 में दक्षिणी सूडान से अलग हो गया था। भौगोलिक विशेषताएं की बात करें तो सफ़ेद और नीली नील नदी खार्तूम में मिलती है। ये मिलकर नील नदी बन जाती है। यह सुदूर उत्तर में रेगिस्तान और नील नदी घाटियों में उपजाऊ भूमि के साथ सहेलियन क्षेत्र तक विस्तारित है। सहेलियन क्षेत्र क्या है? यह सेनेगल से पूर्व की ओर सूडान तक विस्तारित अर्धशुष्क क्षेत्र है। घिराव की बात करें तो यह पश्चिम में नील कांगो जल संभर वाटरशेड क्षेत्रों और दारफुर पठार की उच्च भूमि से तथा पूर्व में इथोपिया पठार और लाल सागर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आगे बात करते हैं पेंगोंग तशो की। पेंगोंग तशो, तो चीन पेंगोंग तशो पर एक नए पुल का निर्माण कर रहा है। यह स्थान कहाँ पे है पेंगोंग तशो? तो ये पूर्वी लद्दाख में स्थित है। इसकी विशेषताएं क्या है पेंगोंग तशो की झील की? तो यह लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। ध्यान रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील कौन सी है? पेंगोंग तशो है। इसका नाम तिब्बती शब्द पेंगोंग तशो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उच्च घास के मैदान की झील। पेंगोंग झील का 1/3 हिस्सा भारत में और 2/3 भाग चीन में है। यह सिंधु नदी बेसिन क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। यह भौगोलिक रूप से एक अलग भूमि से घिरा हुआ नदी बेसिन है। इस झील के उत्तरी किनारे पर खुरनक किला स्थित है। झील के विवादित क्षेत्र को 8 फिंगर्स में विभाजित किया गया है, जिसमें भारत फिंगर 8 तक के क्षेत्र का दावा करता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।